प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम मंत्रिमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल कितने प्रकार का होता है, वह उसके कितने रूप होते हैं, और बताया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार विकसित हुआ, वह किस प्रकार एक महत्वपूर्ण पद है और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किस प्रकार उसकी होती है। आज के अध्ययन में मैं आपको प्रधानमंत्री के कार्यों और अधिकारों का बारे में बताऊंगा। हम प्रधानमंत्री के कार्यों व अधिकारों का विवेचन या अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल का निर्माण। नंबर 2, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। नंबर 3, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। नंबर 4, मंत्रिमंडल का अंत। नंबर 5, सम्राट को परामर्श देना। नंबर 6, लोक सदन का नेतृत्व। नंबर 7, शासन का संचालन। नंबर 8, राष्ट्र का प्रतिनिधि। नंबर 2, अपने दल का नेता। नंबर 10, विभिन्न नियुक्तियां। और नंबर 11, संकटकालीन शक्तियां। आइए अब हम बिंदुवार इन शक्तियों, इन कार्यों और अधिकारों का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, प्रधानमंत्री के कार्यों में नंबर 1 है मंत्रिमंडल का निर्माण। जैसा कि आप सबको मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल का जो भी सूची सम्राट को दे दी जाती है, उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का ध्यान रखता है और उनका मंत्रिमंडल में चयन भी करवाने का प्रयत्न करता है। उसे अपने देश के विभिन्न प्रदेशों का भी और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना होता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। साथ ही उसे तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ या जानकार व्यक्तियों का भी चयन करना होता है और उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व अपने मंत्रिमंडल में देना पड़ता है। लास्की, जो कि एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन व उसका अस्तित्व या अंत निर्भर करता है। नंबर 2, कार्य या अधिकार है प्रधानमंत्री का, वह है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री को ये भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह औचित्य अनुचित्य का निर्णय करके विभिन्न मंत्रियों के मतभेदों को दूर भी करता है। वह सबको एक सूत्र में बांधकर उनमें परस्पर सहयोग बनाए रखता है। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्य है सभी सदस्यों के बीच में सामंजस्य और परस्पर सहयोग बरकरार रखना। वह इसके लिए पूरा प्रयत्न करता है और कोशिश करता है कि मंत्रियों में आपसी मतभेद ना हो, जिससे मंत्रिमंडल का कार्य सही ढंग से चलता रहे। नंबर 3, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य होता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल भी बिठाता है। यानी कि उसका कार्य है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना और विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। नंबर 4 कार्य है प्रधानमंत्री के इच्छा से ही मंत्रिमंडल का अंत होता है। मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने का जो अधिकार है, वह प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच में कोई मतभेद होता है, तो ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है।
यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र ही होता है, अर्थात मंत्रिमंडल का अंत या मंत्री के पद का अंत, यह सब प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। अन्य कार्य है, यह पांचवा कार्य है सम्राट को परामर्श देना या सम्राट को सलाह देना। प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है, अर्थात संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा का जोड़ने का जो कड़ी है वह प्रधानमंत्री है। यानी कि प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण कड़ी या महत्वपूर्ण बिंदु है। वह प्रधानमंत्री के हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है और देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता रहता है। वह सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है, अर्थात सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 7वां महत्वपूर्ण कार्य या अधिकार है, वह है शासन का संचालन। वास्तविक रूप से शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। वह शासन का मुखिया है, सभी विभाग उसकी देखरेख में कार्य करते हैं। वह विविध मंत्रालयों के कार्यों को सामंजस्य बनाए रखता है और उनमें सामंजस्य रूप से कार्य भी करवाता रहता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता रहता है। यानी मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य का कार्य प्रधानमंत्री करता है। नंबर 8वां है राष्ट्र का प्रतिनिधि। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा देश का नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य है लोक सदन का नेतृत्व। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन के नेता होने के कारण वह अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में महत्वपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना भी करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर प्रधानमंत्री की ही घोषणाएं होती है और संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन कराने का भी अधिकार है। इस प्रकार वह लोक सदन का भी नेतृत्व करता है। अन्य अधिकार या अन्य कार्य है दल का नेता। यानी प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन से ही दल का नेतृत्व करता है वरन देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व भी करता है। अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसे चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उसे सदस्य को उचित दंड भी दे सकता है। इस प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद में ही दल का नेता स्वीकार किया जाता है वरन संपूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही कार्य करता है तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के दलीय सचेतक का कार्य भी करता है और अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद होने वाले आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया जाता चर्चिल या लास्की। इस दृष्टि से दल प्रधानमंत्री का ऋणी रहता है और प्राय उनके मार्गदर्शन में कार्य करना पसंद करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है और वह दल के संपूर्ण कार्यों का निर्देशन और अनुशासनात्मक ढंग से कार्यवाही भी करता है। इसके प्रधानमंत्री के अन्य कार्य हैं नियुक्तियां। सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है
और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा में नए लॉर्ड भी नियुक्त किए जाते हैं। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा ही प्रदान की जाती है। एक अन्य शक्ति या कार्य प्रधानमंत्री का है, वह है संकटकालीन शक्तियाँ। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल के अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के विभिन्न और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनका वह प्रयोग करता है और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्व करता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल का अंत उसी के हाथ में होता है। विभिन्न मंत्रियों का पद उसके हाथ में होता है। वह सम्राट को परामर्श देने का कार्य करता है, लोक सदन का नेतृत्व करता है, शासन का संचालन भी वही करता है और राष्ट्र का प्रतिनिधि भी वही है। वह अपने दल का नेता है, दल की कार्यवाहियों का संचालन करता है और विभिन्न नियुक्तियां में वह सम्राट को सिफारिश करता है। साथ ही समय समय पर संकटकालीन शक्तियों का भी वह प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण धुरी है, महत्वपूर्ण अंग है और हम कह सकते हैं कि वह समान पद वालों में प्रथम है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन का आधार है, वह बुद्धि और इच्छा है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर माना जा सकता है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है और विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, अपने समकक्षों में प्रथम है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना भी अधिक उपयुक्त रहेगा। एक अन्य विचारक रैमजे मेयर ने लिखा है, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद है और एक गरिमामय पद है। वह सदन का ही नेता नहीं बल्कि देश का एक नेता होता है और जनता उसकी तरफ देखती है। वह विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है और उस नीतियों से शासन व्यवस्था का संचालन होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्य और अधिकार हैं। हमने आज उनका अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन सबको समझने की कोशिश भी करेंगे और आगे इस सब का अध्ययन भी करेंगे। आगे हम या अगले टॉपिक में हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को समझने का एक प्रयास करेंगे और समझेंगे कि शासन व्यवस्था में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक भूमिका या स्थिति क्या है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि शासन व्यवस्था में हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक क्या कहना उचित होगा, या हम आगे यदि अध्ययन करते हैं तो हम समझेंगे कि मंत्रिमंडलीय अधिनायकवाद क्या होता है या मंत्रिमंडलीय तानाशाही क्या होती है। हम उसका अर्थ समझेंगे और समझेंगे कि मंत्रिमंडल तानाशाह है या नहीं है और एक निष्कर्ष रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।